बच्चों अब अनसीन पैसे सॉल्व होगा मिनटों में। अगर यहां ढंग से मेहनत की तो मिलेंगे फ्री के 36। अनसीन पैसेज के लिए बस बच्चों यही है आखिरी टेक्निक, बस यही ढूंढना है आपको कीवर्ड्स और आपका काम बन जाए। हेलो मेरे एमपी बोर्ड 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, और सच कहूं तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये है कुछ आपके फ्री के मार्क्स। अब आप बोलोगे सर फ्री के मार्क्स कैसे? क्योंकि बच्चों इसमें कम मेहनत में ज्यादा फायदे वाली गारंटी मिलती है। मैं बात कर रहा हूं आपके सीन अनसीन पैसेजेस की। किसकी? सीन अनसीन पैसेजेस की। वैसे तो आपका जो सेक्शन ए आता है रीडिंग का, उसमें खाली आपको क्या मिलती है? अनसीन पैसेजेस मिलती हैं, जो टोटल आपके कुछ 14 मार्क्स की होती हैं, जिनमें से 10 आपका एमसीक्यू होता है और आपका 4 होता है नोट मेकिंग वाला पार्ट। ठीक है। बेसिकली अनसीन पैसेजेस को इसलिए लोग बुरा मानते हैं या उनसे परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक साथ जब इतना सारा टेक्स्ट देख लेते हैं, इतना सारा भाई साहब लिखा हुआ, तो कई बार बच्चे ऊपर से ही पढ़ के मान लेते हैं कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, नहीं बन पाएगा। या फिर टॉपिक देख के, ये भी मैंने जनरली देखा है, जैसे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लिखा हुआ है, किसी ऐसे टॉपिक पे लिखा हुआ है जो आपको नहीं पता, तो आप सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों वहां सॉल्व करना ही नहीं है कुछ, आपके लिए वो आंसर वहां पे याद थोड़ी करना है, आपको तो उसमें से अपना आंसर ढूंढना है। तो आज हम वही सीखेंगे, वो आंसर कैसे ढूंढा जाता है। और उसके अलावा सीन पैसेज भाई साहब, इससे सस्ता अच्छा टिकाऊ सामान तो पेपर में कुछ है ही नहीं। सीन पैसेजेस क्या होते हैं? जो आप ऑलरेडी हजारों बार क्वेश्चन आंसर्स पढ़ चुके हैं, टोटली समझ लो आप उनके वन वर्ड आंसर आ रहे हैं, और प्लस सेम टाइम पे उनके आंसर दिए हुए हैं वहां पे, आपको देख के ही लिखना है। वहां पे पैसेजेस में वो आंसर रहते हैं, और कई लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कई बार वो पैसेज पे जाते ही नहीं है क्योंकि उन्हें याद रहते हैं आंसर। तो बच्चों ये कुछ फ्री के मार्क्स हैं जो आज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, और खास तौर पे हम क्या समझेंगे? हम अनसीन पैसेजेस को समझेंगे कि इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स यहाँ पे मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, अपने कौन कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं, क्या चीजें कवर हो रही है, पहले डिस्कस कर लिया। प्रोज पोएट्री ऑब्वियसली कवर होंगे, फिर अपन स्नैपशॉट के भी करेंगे। अनसीन पैसेज हमारा मेन फोकस होने वाले हैं। उसके अलावा अनसीन पैसेज में नोट मेकिंग जो लोगों को बहुत परेशान करती है। अच्छा, मैं हमेशा यही बात आपको बोलता आ रहा हूं कि ये 12th की तैयारी, ये 12th की तैयारी क्यों बोलता हूं मैं ये बार बार? क्योंकि आप चाहो ना चाहो सेम चीज वही है। हो सकता है कई बच्चों को ये लगता हो सर अभी 11th देखिए, बच्चों यही पढ़ना है, यही करना पड़ेगा। तो एक जो बड़ा युद्ध आपके सामने आगे आने वाला है, उसकी तैयारी भी यही हो रही है। तो इसको मजाक में ना लेते हुए, या फिर इसको बस अपन इस क्षणिक मोमेंट भर के लिए समझने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि यहां से जितना हो सके बेहतर ही हम समझ के जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे क्या है, आपका सेक्शन ये दिया गया है, आपके पुराने सालों के पेपर से हमने लिए। अच्छा, अब यही बताने की कोशिश करता हूँ, पेपर में क्या होता है। अगर एक एक पैराग्राफ आपको दिखाऊं ना, तो आपको उतना बड़ा नहीं लगेगा। समझ लो यहाँ पे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 6 पैराग्राफ। ठीक है, एक एक करके अगर आपको ये चीज दिखाऊं तो आपको ये उतनी बड़ी नहीं लगेगी। लेकिन क्या होता है, पेपर में बैठे हुए एकदम अपनी छोटी छोटी आंखों से, उससे भी छोटा पेपर, और सारे शब्द इतने करीब करीब देख के क्या होता है, लगता है यार कि ये तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो आपको सॉल्व करवाऊंगा वो भी आपके पुराने सालों से ही लिए गए हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि हमने यहाँ पे बनाया है, और वो पुराने सालों से आपके लिए गए क्या है रीडिंग सेक्शन के आपके पैसेजेस हैं। लेकिन आप देखना वो कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। और मैं सच बताऊं, ऐसे देख के तो मैं भी डर जाता हूं, मुझे भी डर लगता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत आसान सी चीजें। इनफैक्ट ये थोड़ी सॉल्व करना है हमको ये पूरा एरिया, हमको तो सिर्फ एक एमसीक्यू का जवाब देना, तो वो हम दे देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे अपने ये एक दिया गया है, ये है नोट मेकिंग के लिए। अब नोट मेकिंग में भी बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सोचते हैं सर नोट मेकिंग कैसे होगी, नोट मेकिंग कैसे होगी, कैसे बनाते हैं नोट्स, और कितना कठिन है। क्योंकि एमसीक्यू में चलो जवाब दे भी दिया, इसमें तो खुद लिखना है। खुद नहीं लिखना है, इंफॉर्मेशन दी है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने ही है, और इसी का प्रयोग करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दोगे तो आपके कोई मार्क्स कट जाएंगे, ये कोई चीटिंग हो रही है। नहीं, ये आपके लिए टूल इंस्ट्रूमेंट है, इसका ही आपको प्रयोग यहाँ पे
करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें बता रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं है भाई साहब, प्रोज के बढ़िया से 5 मिल जाते हैं, पोएट्री में 3 मिल जाते हैं और स्नैपशॉट में अपने बढ़िया 4 मिल जाते हैं। अब बताइए इससे बढ़िया 12 मार्क्स की कोई गारंटी? 12 यहाँ 14 वहां, तो आपके बहुत सारे मार्क्स आप देखो ना, 12 यहाँ 14 यहाँ, 26 मार्क्स तो आपके यही हो गए। अगर आप ढंग से बस सीन अनसीन पैसेज कर लो तो 26 मार्क्स खाली आपके यहीं पर हो जाते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही जल्दी से सॉल्व भी होता है, तो 26 मार्क्स अगर आप ढंग से करो तो आधे घंटे में 26 मार्क्स कोई बुरा सौदा नहीं है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि इसको बहुत अच्छे से करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ रही है पहले आपकी सीन पैसेजेस, और सीन पैसेजेस में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आपकी पोएट्रीज को हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आपकी पोएम दी गई है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling। अच्छा ठीक है, अच्छा दो चीजें आपको जरूर जरूर याद कर लेनी है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उतना खतरनाक आएगा। जैसे कि कहने का आशय ये है कि नेम ऑफ द चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर और राइटर बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है बिल्कुल आउटराइट आ जाएगा। कुछ आपको याद होंगे, कुछ आपको जरा याद रहेंगे, कुछ आपको याद दिलाने पे याद आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का आशय ये, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपको राइटर का नाम पता लगाना होगा 4-5 राइटर में, या फिर आपको सब मतलब क्या कहना चाहिए, आपके चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम मैं समझ रहा हूँ कि बेहद आसान होता है, क्योंकि स्टोरी से ही समझ में आता है। जैसे फोटोग्राफ वाले चैप्टर का है आपका, तो आप वहां से समझ सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का आशय यही है कि आपको अगर ये दो चीजें आप याद रख लोगे तो कहीं ना एक मार्क्स के लिए आपको इनकी आवश्यकता जरूर पड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब समझते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए, अब बोल रहे होंगे कि सर आपने बिना पूरा पढ़े डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर्स पे क्यों आ गए? क्योंकि हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा पूरा पढ़े और फिर, क्योंकि ये आप जैसे हिंदी में भाव सौंदर्य ये सब लिखते हो, तो ये वो नहीं है कि आप पूरी पोयम पढ़ोगे फिर उसको लिखोगे पूरा एक्सप्लेनेशन, नहीं। सिंपल एमसीक्यूज है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पूछा रहेगा बस उसी के जवाब में हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात है, खासकर पोएट्रीज में ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल एकदम जवाब ना मिले। जैसे क्या होता है, जो आपका ये टेक्स्ट वाला सेक्शन रहता है या प्रोस वाला सेक्शन रहता है, उसमें तो कहानी है, तो कहानी के साथ आपको जवाब मिल जाते हैं क्वेश्चन में। लेकिन पोएट्री जो रहती है वो तो सीधी सीधी नहीं रहती है, सीधी सीधी बात नहीं रहती है, उसमें तो काव्यात्मकता रहती है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जितनी पोएम्स हैं आप थोड़ी बहुत आपको बेहतरीन तरीके से याद हो। और मैं भी जब आपको ये चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा तब आपको मैं पोएम्स करवाऊंगा, तो आपको बेहतर तरीके से उनकी स्टोरी समझ में आ जाएगी, तो वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। अब देखना, सिंपली पहले पोएम पे जा सकते हैं। ठीक है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's son, and she the big girl, 12 years or so. All three stole a smile through there at the uncle with the camera, a sweet-faced mother that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was the terrible transient field। ठीक है, यहाँ पे ना आपको पेंटिंग लिखा मिला, ना पिक्चर ऑफ अ हॉर्स तो है ही नहीं, तो आपको जाहिर सी बात पता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फोटोग्राफ है। और अगर आपने पढ़े हुए हैं क्वेश्चन आंसर तो आपको पता है कार्डबोर्ड पर क्या लगा, क्योंकि लोग फोटोग्राफ लगा देते थे ना, क्योंकि मतलब पीछे का अच्छा फ्रेम हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फोटोग्राफ। ये सरल है, आप ये मत समझिएगा यार ऐसे इतने सरल आएंगे क्या, इतने सरल आ चुके हैं, इतने सरल आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो कुछ सरलता से हम निकल गए आगे, नहीं, इतना ही सरल है जितना हम सोच रहे हैं। Who was not present at the beach? Who was not present at the beach? मदर तो थी, ठीक है, मदर की बात हुई है यहाँ पे। और किनकी बात हुई है, अंकल की बात भी हुई है ना, अंकल की बात हुई है, और गर्ल कजन्स की बात भी हुई है। एक बस इंसान नहीं था जो आप सभी को पता है, वो खुद कौन थी भैया, हमारी कवियत्री। कौन थी, कवियत्री। चलिए देखते हैं आंसर क्या ये सही है। हाँ भाई साहब, आपके आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट स्लाइड पे। Above extract of a poem has been taken from the poem। अब एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया, चलिए भैया ये तो फ्री के मार्क्स हो गए,
और ये इसका आंसर आपका क्या है? फोटोग्राफ। देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या है आपका? फोटोग्राफ। अब आ गए भैया, अब हमारे नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे, जो है क्या? द वॉइस ऑफ द रेन। क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट है? आई एम द पोएम ऑफ अस एट द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अच्छा, एक बात ये है कि आपको पोएम सरल है, पोएम्स इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर के जवाब दे पाओगे। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इस पोएम का कौन है राइटर, आपको बताना है। अच्छा, इसीलिए आपको बोल रहा था कि आपको राइटर्स पता होने चाहिए। अगर आपने आधे राइटर्स भी याद कर लिए और आधे देख भी लिए तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में रहेगा, दिमाग में रहता है, हो जाता है आसानी से काम। जो बहुत ही कम केसेस में होता है जहां पे इंसान भूलता है। ज्यादा अगर प्रॉब्लम लगे तो आप ऐसे याद रख लो, रेन वाला है आपका, तो क्या है आपका? WW वॉल्ट विटमैन है। ठीक है, और आपका क्या, जब आपका क्वेश्चन कौन सा वाला हो, फोटो वाला हो, फोटो ST। तो जिस तरीके से भी याद रखा जा सके वैसे याद रखो, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं जो हमें नहीं गंवाने। हु इज द पोएम ऑफ द पोएम, अर्थ की पोएम क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी यहाँ ढूंढते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द सेट द वॉइस ऑफ द रेन। कौन है पोएम ऑफ अर्थ? वॉइस ऑफ रेन ने बोला, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? रेन होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि हम सही है। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पाल्पेबल। इम्पाल्पेबल का अर्थ क्या होता है? अच्छा, एक और बात है, जनरली जब भी वर्ड मीनिंग्स वगैरह आते हैं आपके आपके आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। क्या हो गए? मतलब सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी विलोम, और वन वर्ड ये सब आते हैं। वन वर्ड क्या, आपको कोई फ्रेज लिखा होगा, कोई बातचीत लिखी होगी, कोई मतलब एक लंबा अर्थ लिखा होगा और उसके लिए क्या वन वर्ड यूज होते हैं, इन सब की बात होगी। तो आप अक्सर अपने आप को पाएंगे कि फंस रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जरूरी नहीं बने, इस केस में तो बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी पोएम आपके क्लास में भी समझा दी गई है, यहाँ पे हम भी समझा रहे हैं, तो यहाँ पे तो समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस कैसा केस आता है, जो अभी हम अनसीन पैसेज में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको डरना कतई नहीं है, फंसना नहीं है, क्योंकि पहले बाकी के पेपर पे आपको ध्यान देना है। कोई ज्यादा लगे तो एक लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जब बिल्कुल टाइम फ्री मिले, जब सब खत्म कर लो, तो उसके बाद दोबारा आके उसमें दिमाग लगाना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है सबसे ज्यादा बच्चे टाइम वेस्ट वहां नहीं करते जहां पे उन पे कुछ बनता है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट वहां होता है जहां पे कुछ नहीं बन रहा होता, वो भी इतनी छोटी चीज होती है कि 1 मार्क्स के चक्कर में वहां पीछे 10 मार्क्स का छोड़ के आते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पाल्पेबल? देखिए, बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन आंसर्स पे जाइए, मतलब अपने मतलब पैसेज पे जाइए और वहां पे उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है बताइए? ईटन तो शायद नहीं ही होगा। अच्छा, कई बार आप एक और चीज अपना सकते हैं कि जो नहीं ही होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ईटन का यहाँ पे क्या उपयोग है, रेन की बात हो रही है। अच्छा, घर जाके अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए कि आपका जवाब वो निकले कि जो आपने नहीं ही सोचा था एलिमिनेशन में, तो बुरा मत मानना। कम से कम क्रिटिकली आप सोच तो रहे हो, आपने कुछ थॉट लेके ही कुछ आंसर दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, परेशान नहीं होना है। सबसे बड़ा जो भाई साहब आपका जो मतलब बनेगा, सबसे बड़ा हथियार, वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो अब डाइजेस्टेड भी मुझे नहीं लग रहा है। अब दैट कैन नॉट बी स्मेल्ड और समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, तो भाई साहब एक बात बताइए, स्मेल तो कर सकते हैं रेन को मेरे हिसाब से, तो मुझे तो लग रहा है होना चाहिए समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। चलिए आइए देखते हैं। भाई साहब सही जवाब, और हम जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं भैया कहाँ पे, अब आ जाते हैं अपने प्रोज सेक्शन पे। प्रोज सेक्शन बहुत इजी होता है, बहुत कमाल का होता है, 5 मार्क्स के लिए कमाल की चीज है, बढ़िया से आसानी से होगा, आप ही सॉल्व करेंगे देखिएगा। चलिए चलते हैं हमारी पहली साइड पे। अब देखिए कई बार ये होगा कि ये मतलब हमारे टूटत खामन जो क्या कहते हैं, जो पुराना, अगर आपने किसी ने बच्चों ने मूवी देखी हो, द मम्मी मूवी देखी हो, तो ये सब मम्मीज के बारे में कहानी है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आप प्लीज, ये चैप्टर पर्सनली बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब मार्क्स मिले तो सब इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधी बात यह है कि जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? प्रो सेक्शन में। मुझे पता है आप सभी को पता है, डिस्कवरिंग टाइप वगैरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे हमारे कहाँ पे?
क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन पे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के मार्क्स मिलते हैं कि पैराग्राफ कितना ही पढ़ लो कुछ काम का नहीं निकलने वाला। ठीक है, व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर? चलिए ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, सीधा जाएंगे भाई साहब कहाँ, पीछे की ओर, और अपना पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जनरली क्या होता है, जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर शुरुआत में ही मिल जाते हैं, और जब स्पेशली प्रोज में, जैसे सिंपली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सेम बात हम अनसीन पैसेज पे भी करेंगे कि सीटी स्कैन हो गया, कोई भी हो गया, ये हो रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल दो, यूनिक बोल दो। यूनिक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये ढूंढने में आसानी होगी आपको, क्योंकि ये अलग दिख रहा है ना। व्हाट डज, ये हेल्पिंग वर्ब स्टैंड फॉर, ये तो आ सकते हैं, कहीं भी आ जाएंगे, लेकिन ये वर्ड जहां मिलेगा वहां पे आंसर ढूंढना है अपन को, क्योंकि इसी के अराउंड क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखते हैं क्या ये चीज काम करती है। चलिए आप सभी लोग पढ़िए, सीटी स्कैन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ सीटी स्कैन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यहाँ सीटी स्कैन लिखा हुआ है, इसके आसपास देखते हैं। देखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये आपका आंसर हो गया। जहां क्वेश्चन है वही आंसर है, क्वेश्चन ढूंढोगे आंसर भी मिल जाएगा। ये आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ड डेकेड मींस, वर्ड डेकेड मींस क्या होता है? चलिए एक बार बताइए, इन जनरल बताइए कि डेकेड मींस क्या होता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको इसका आंसर वैसे के वैसा मिलेगा। जैसे स्लाइड इस पे आ जाते हैं भैया, यहाँ पे क्या है, टुडे डायग्नोस्टिक बाय विच एक्सरे क्रॉस सेक्शन, ठीक है, नहीं है कुछ यहाँ पे, तो डेकेड नहीं लिखा हुआ है। शुरुआत में होना चाहिए, हाँ, इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स। अच्छा, अब भाई साहब कई चीजें ऐसी होंगी जहां पे आंसर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिल रहे, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रोज है। पहली बात प्रोज है, और ये आपको पढ़ाया जा चुका है, तो कुछ शब्दार्थ या उनके मीनिंग्स ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि आपको आते ही होंगे। अब डेकेड का मतलब मुझे लगता है बच्चों आपको पता होगा, एक बार दिल से सोचिए क्या होगा। ठीक है, 5 साल होगा क्या, क्योंकि ये सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, डेका सिस्टम, ये सब रहते हैं जो आपके मैथ्स में आपने पढ़े होंगे। तो जो डीईसी है वो किसके लिए प्रयोग होता है भाई साहब? वो 10 ईयर्स के लिए प्रयोग होता है। मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं भी पता तो एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर की एक रीडिंग मारो, जो वहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए रहते हैं जिनका मतलब नहीं पता, उन्हें प्लीज याद करो, उन्हें लिख लो। आप यकीन मानो, जब आप इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग करते हो, डेकेड लिखते हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी लिख देते हो, कहीं पे आप मेंशन कर देते हो ये चीजें आपके आंसर में, तो आपका आंसर अट्रैक्टिव हो जाता है। बोलोगे सर अट्रैक्टिव कैसे? क्योंकि आपने उन वर्ड्स का प्रयोग किया है जो वर्ड्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जो इन अ वे कठिन वर्ड है, क्योंकि आसानी से लिखा जा सकता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स भी तो लिखा जा सकता है, बट डेकेड बोलना, क्योंकि वो लैंग्वेज आपकी बुक की है, आपके आंसर को बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव बनाती है, मार्क्स देने वाले को भी मजा आने लगती है। ठीक है, चलिए यही आंसर्स हैं आपके, देख लिया आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज, हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज। अब यहाँ पे मैं वर्ड पकड़ रहा हूं, तो मैं आर्कियोलॉजी और चेंज दोनों पकड़। अच्छा, एक और चीज, जब भी जो मैंने बोला है, ये यूनिक जो वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें आपको एक गुच्छा पकड़ना पड़ेगा। गुच्छे से अर्थ क्या है सर? गुच्छे से ये है कि एक वर्ड नहीं, कम से कम 2 वर्ड तो लेके चलने पड़ेंगे, वरना फँस जाएँगे, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है? अब क्या बोला गया है? आर्कियोलॉजी चेंज। आर्कियोलॉजी कैसे चेंज हुई है? तो भैया सीधे जाएँगे इसमें, आर्कियोलॉजी चेंज में जाएँगे, देखते हैं आर्कियोलॉजी पहले तो पकड़ लेते हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 जगह पे शब्द लिखा हो, तो शुरुआत से ही देखेंगे, अगर शुरुआत में आपको मिल गया तो बढ़िया है, बीच में मिल गया, लेकिन इसीलिए तो बोला था, क्योंकि देखिए, ये जो पूरा आपका चैप्टर है वो आर्कियोलॉजी के बारे में था। अगर सिर्फ आर्कियोलॉजी को लेके मैं ढूँढता फिरूँगा, तो मुझे हो सकता है कि 3 से 4 मिल जाए। आर्कियोलॉजी चेंज को लेके घूम रहा हूं, तो शायद मुझे वो मेन आंसर ही मिलेगा, ये 1-2 मिलेंगे तो उनमें पहचानना आसान होगा। लेकिन एक वर्ड लेके जाओगे और वो पूरा चैप्टर इसी बारे में, तो कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड, फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर, लेस कर रहा है किस पे? खजानों पे गौर। उसके अलावा मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। देखते हैं ये पूछा है कि नहीं पूछा है। ये आपके ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देखिए, फोकस मोर ऑन द ट्रेजर, नहीं,
प्रेजर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फोकस मोर ऑन फिजिकल थिंग, बात ही नहीं है उसकी, ठीक है। फोकस मोर ऑन नथिंग, नहीं, आपका क्या बचा, फोकस मोर ऑन द फैसिनेशन डिटेल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ये हटा भी सकते हैं, एलिमिनेशन भी करते रहिए ताकि आपको पता रहे, क्योंकि क्या रहता है, एक और गलती होती है, पढ़ो पूरे ऑप्शंस, आंसर पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आधा पूरा पढ़ा, पता चला कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता फोकस इज लेस, अगर यहाँ पे लिखा होता, आप डायरेक्ट फैसिनेटिंग, यहाँ पे लिखा होता चलो लेस, और यहाँ पे भी लिखा होता लेस, तो ये तो गलत हो जाता ना, फिर ये गलत हो जाता, क्यों गलत हो जाता, क्योंकि लेस नहीं है, पर यहाँ पे फोकस इज लेस ऑन ट्रेजर, ये सही है क्योंकि ये लिखा हुआ है, आपको आंसर में दिया गया होगा, ट्रेजर्स पे अब कम हम ध्यान देते हैं। तो बस यही बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको बढ़िया से समझना है, ये वाली चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और आंसर उससे भी कम, तो फिर हो जाता है खेल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, ठीक है, ये सही है, सही है। What factors were revealed when the mummy was x-rayed? क्या फैक्टर रिवील हुए थे जब मम्मी एक्सरे हुआ था 1968 में? तो चलो भैया एक्स-रेड और 1968 लेके, अच्छा, जब आपको कोई स्पेसिफिक डेट मिल जाए तो आपका काम बहुत ही आसान है, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं यूनिक होती है। जहां पे आपको ये दिखेगा नंबर और साथ में वो मिल जाए तो बढ़िया ही है, उसको भी साथ में लेके मैं तो पूरा लेके चलता हूँ गुच्छा, जैसे मैंने बोला, पर अगर नंबर मिल जाए तो बहुत काम आसान हो जाता है। चलिए ढूंढते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्या 1968? बिल्कुल नहीं लिखा है। अब यहाँ ढूंढते हैं, वो लिखा है 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, देखते हैं भैया क्या इन्हीं की बात हो रही है। क्या पूछा गया, व्हाट फैक्टर्स वर रिवील्ड व्हेन द मम्मी वाज एक्स-रेड इन 1968? 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। क्या फैक्ट निकला था? Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. देखते हैं क्या यही जवाब मिले हमें। Several possessions were missing. No. Hip bone, no. ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स की बात हुई थी, बिल्कुल सही, क्योंकि वह ही मिसिंग थे, बाकी सब हटा देंगे, ठीक है। ये आपका जवाब हो गया। हु रिवील्ड एज अ स्टार्टलिंग फैक्ट, हु रिवील्ड, किसने रिवील किया था? भाई साहब इंग्लिश प्रोफेसर थे? नहीं थे। बायोलॉजी फिजिक्स? नहीं। एनाटॉमी प्रोफेसर थे मिस्टर कार्टर, अब भी हमने पढ़ा था वो, ठीक है। तो ये आपका जवाब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक और हमारे पास आ गया भाई साहब पैसेज। We pass nomads dark time paced in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. क्या हम ये सब पढ़ेंगे? नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे सर। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। Name the author of the above extract. Name the author of the above extract. तो जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको इस बात का बेहद ही ध्यान रखना है कि राइटर्स यार जितने याद कर लोगे बहुत इजी है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन आपके एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपका काम हो जाएगा। इसका आंसर है निक मिडल्टन, ठीक है। इसमें कुछ समझा नहीं सकते, सिंपली कोई तरीका बना लो, कुछ जैसे खुशवंत सिंह का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ, वैसे फर्स्ट ही है तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन साथ में के एस लिख सकते हो, के एस एस के, जो जिस तरीके से याद हो वैसे याद कर लो। व्हाट कलर आर द तिब्बतन मस्टिफ डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? किस कलर के थे वो? किस कलर के थे? चलिए, तिब्बतन मस्टिफ तो आप देखिए उसके बारे में ही है पूरा, तो आपको कलर ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी, कई ट्रिकी भी लगते हैं। तो कलर ऑफ द तिब्बतन मस्टिफ, ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। Is in a splendid isolation, usually with a huge black dog. Black dog, huge black dog आते हुए मस्टर्ड, देखिए उसके आजू बाजू में ही मिला। और ह्यूज ब्लैक डॉग, कलर क्या होता है? कलर यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ब्लैक हमें चुन, क्योंकि कलर तो ब्लैक ही होता है, तो हम इसको कर देते हैं, इस पे जाते हैं और देखते हैं आंसर्स क्या है। आपका लिखा हुआ है डार्क ब्लैक। अब बोलोगे सर सिर्फ ब्लैक लिखा था, ब्लैक लिखा था, लेकिन अब ब्लैक के साथ तो डार्क ही है यहाँ पे, तो उसको हम चुनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। व्हाट एक्शन डू द टिबेटन मस्टिफ टेक व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ द अप्रोचिंग व्हीकल्स? ठीक है, शुरुआती इसलिए शुरुआत से ही शुरू करेंगे। देखते हैं। अच्छा, ये आपने कहानी पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि यहीं से हमें समझना है। These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights, है ना?
As we continue to draw closer, जैसे जैसे हम पास आने लगे, they would explode into action. They would explode into action. ये हमने ऑप्शंस में पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था सर। यहाँ पे क्या लिखा है? They stand still तो नहीं है, रन अवे नहीं है, वर्क फ्यूरियसली वार की बात नहीं है, पर यहाँ पे साफ साफ हमें आंसर मिल ही चुका है ना। They explode into action rapidly. ठीक है, अब चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why were Tibetan mustaches popular in China's imperial court? ठीक है, तो अब देखिए सिंपली चाइना इंपीरियल कोर्ट यहाँ पे ये यूनिक सा है क्योंकि बाकी तिब्बतन मस्टर्ड तो हर जगह प्रयोग हो रहा है ना। तो हम चाइना का इंपीरियल कोर्ट ढूंढते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? चाइना, चाइना ढूंढिए, चाइना कहीं नहीं। अच्छा, आप अगर खुद से भी सॉल्व करना चाहते हैं, मेरी मदद नहीं लेना चाहते हैं, तो मुझे जब मैं निकलता हूं तो पॉज कर दीजिए कीजिए, क्योंकि ये इसीलिए है क्योंकि आपको जब हम अनसीन पैसेज करते हैं तो पॉज के लिए बहुत जगह, और आप पर्सनली कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना तो वो भी आप ले सको, इसलिए रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि चाइना, चाइना लिखा हुआ है कहीं क्या? चलिए पढ़िए, आप ही बताइए। हाँ, चाइना इंपीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हंटिंग डॉग्स। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। बिल्कुल भैया, आपका जवाब जैसा हमने सोचा था, हंटिंग डॉग्स ही निकला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ सॉल्व? विच ऑफ सॉल्व? ठीक है, अच्छा जनरली क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पैसेज आपकी अनसीन वगैरह रहती है तो कई बार आंसर आपको पैसेज में मिलता है, लेकिन विच ऑफ दीज हैज द सिमिलर मीनिंग टू सॉल्व कई बार लिखा भी होता है। अगर पैसेज में आंसर है तो आपको 90% ऑफ टाइम लिखा मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो पैसेज में आंसर मिल जाता है, लेकिन सॉल्व यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग आपको स्वयं ही पता करना पड़ेगा। तो अब एक बात ये है, मैं बताऊं आपको, जैसे मुझे पता है स्लीप पीसफुली नहीं होता है, ठीक है, एंजॉय फ्रीली नहीं होता है, ठीक है, ये तो क्रॉस करते हैं। अब जैसे बचा टू टर्न शार्पली या टू रन क्विकली, क्या बचा? टू टर्न शार्पली या टू रन क्विकली। चलिए आप लोग इसमें से ढूंढे आपका ऑप्शन क्या है। आंसर भैया वही है जो मैंने बोला था, टू टर्न शार्प। अच्छा, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर से आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ, समय जाया नहीं करना। कुछ शब्द कठिन होते हैं, कुछ वर्ड्स कठिन होते हैं, बस आपको क्या करना है, अगर आप उन्हें ढूंढने जाओगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको, एक मजेदार सी चीज बता रहा हूँ, पहले आप इसमें ढूंढिए स्वर्व कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड के लिए। इस पेज में आपको नहीं मिले, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको स्वर्व मिल गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? शूटिंग दे वर कंप्लीटली फियरलेस, हमारे व्हीकल से बिल्कुल नहीं डरते थे। शूटिंग स्ट्रेट इनटू अवर पाथ, बिल्कुल सामने हमारे आ जाते थे। कॉजिंग सेटन टू ब्रेक, मतलब जो हम ब्रेक एंड स्वर्व, स्वर्व। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रही है, गाड़ी के अराउंड हो रही है, ब्रेक एंड स्वर्व, ब्रेक एंड स्वर्व। तो अब एक बात समझिए कि आप सोच रहे होंगे सर एलिमिनेट करना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपको आता है, आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको आता है। नहीं, जब कभी भी कोई चीज, कोई वर्ड सिनोनिम समझ में ना आए, दोबारा आने पे बोल रहा हूं, शुरुआत में मत करना, फंसोगे, टाइम वेस्ट होगा। अब सब कर कर आके हम वापस आए, हमने पढ़ा स्वर्व कहां लिखा हुआ है, तो वो कहां लिखा हुआ है बहुत मायने रखता है। कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, किस चीज के अराउंड लिखा हुआ है, वो चीज बहुत मायने रखती है। स्वर्व अब गाड़ी के अराउंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, स्लीप पीसफुली एंजॉय फ्रीली तो नहीं होगा, मन से नहीं लगाना है। अगर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज मन से नहीं लगा लेना वरना गलत हो जाओगे। टू स्लीप पीसफुली नहीं हो सकता जिस जगह पे हमने उसको देखा है, टू एंजॉय फ्रीली नहीं हो सकता। क्या है? एक कुत्ता है जो आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आके बिना डरे आपको बिल्कुल, है ना, आपके सामने आ रहा है। तो जैसे आपका नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई अगर आपके सामने जानवर आ जाता है, तुरंत एकदम से मतलब ब्रेक मारते हो, कुछ करते हो, तो वो चीज करते हो ना, ब्रेक वाली चीज है, फिर ब्रेक एंड स्वर्व लिखा हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है, वो बहुत मायने। अब टू रन क्विकली, टू टर्न शार्पली, दोनों में से कोई भी, अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी लगा के आते हैं ना, तो मैं आपको गलत नहीं मानता, क्योंकि आपने दिमाग लगाया, आपने सोचा यार ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इनमें तो कोई एक्टिविटी नहीं है। पर आप बहुत ध्यान दोगे तो आपको सही आंसर अवश्य ही मिल जाएगा, है ना। अब चलते हैं भैया कौन से, हमारे नेक्स्ट स्लाइड। अब आ गए हमारे स्नैपशॉट के एक्सट्रैक्ट्स। इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। एंड वन डे आई नोटिस आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस। ठीक है, ये अपने उसके बारे में एड्रेस वाला चैप्टर आ गया हमारा। ठीक है, इन द अबव पैसेज द नैरेटर वांटेड टू विजिट द एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस पे? बहुत ही सरल है भैया, आप सभी को पता है,
एंड वन डे आई नोटिस आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशन दैट मस्ट आपको मैं ये बात एक्सपेक्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे उम्मीद रख के चल रहा हूं कि आपको बेसिक स्टोरी हर कहानी की पता होगी और पता होनी ही चाहिए, ठीक है। I wanted to see them touch. Remember after my first visit and went to मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, ठीक है, तुरंत आ गया आपका जवाब आ गया, मिसेस डॉर्लिंग हाउस है यहाँ पे। फिर हाउ ओल्ड इज द गर्ल हु ओपन्स द डोर व्हेन द नैरेटर विजिट्स द सेकंड टाइम, ठीक है, ओपन्स द डोर। अच्छा, कई बार अगर आपको एग्जैक्ट यूनिक वर्ड भी ना मिले या फिर समझ में ना आए तो आपको एक्शन मिल जाएगा। अब ये एक्शन है, क्या बोल रहे हैं, किसी ने डोर ओपन किया होगा, ठीक है, तो ओपन द डोर वाला पैराग्राफ देखना। मिसेस डॉर्लिंग आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम, नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, ठीक है, ये आपको एक्शन मिल गया। यहाँ पे आपको जवाब क्या मिल रहा है, 15 ईयर्स मिल रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, व्हाई डज द नैरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग इवन दो शी इज नॉट एट होम। क्या था भाई साहब, आप सभी को पता है, मैं तो आंसर जानता हूं, पर आप लोग फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार पढ़े, उससे आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है आदमी, तो अपन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए चलते भैया, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम, वापस पढ़ते क्या था। व्हाई डज द नाइटर डिसाइड, एक बार फिर से पढ़ लिया, इवन दो शी इज नॉट एट होम द नाइटर इज क्यूरियस अबाउट द पोजेशंस जो वहां पे रखे हुए हैं। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये आप सब यहाँ पे जो जगह है वहां पे आप पॉज करके पर्सनली, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर बार आंसर दे सकते हो, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई आपके पास तरीका है जो मुझसे बेहतर हो तो कमेंट में बताइए, आपके और दोस्तों की मदद होगी जिससे आप जल्दी कर पा रहे हो। और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए इनको सॉल्व करने में, तो मेरी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। व्हाट आर द पोजेशन द ऑथर इज रेफरिंग टू, थिंग्स एट द हाउस ऑफ हर मदर, थिंग्स ओन्ड बाय हरसेल्फ, थिंग्स टेकन अवे बाय मिसेस डॉर्लिंग। अच्छा, इसमें मुझे पीछे जाने की जरूरत है क्या, ये बस आप इसलिए बता दीजिए, इससे आपकी पता चल जाएगी कि अभी क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी क्या है। जिन्होंने अभी सी बोला है उनको बहुत बधाई, क्योंकि इसका आंसर सी ही तो है। अब क्या अपना अगला पैराग्राफ आ गया, आई गॉट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर। ठीक है, चलिए इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे। व्हाट डिड मुराद शाउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, अब भी पढ़ लिया, वो आंसर भी आपने देख लिया, वो था वजीर, ठीक है। फिर क्या था, व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मुराद किक्ड इट, क्या किया मुराद ने जब उसे किक किया, सिंपली यहाँ पे पढ़े, The horse stood on its hind legs, snorted and burst into fury of speed। अरे बहुत सारी चीजें की, hinted legs, snorted and burst into fury of speed, ठीक है, तीनों चीज दिख रही है क्या मुझे, देखिए तीनों चीजें, snorted भी था, stood on his hind leg, and started running at great speed। अच्छा एक बात बताओ, क्या नहीं है ये फ्री के मार्क्स, बिल्कुल, और फ्री के मार्क्स से आशा ये नहीं कि आपने ये कुछ गलती की है कि सर क्या हम इस काबिल नहीं, नहीं बच्चों, आप बिल्कुल इस काबिल हो, लेकिन इतना आसान है इनको क्रैक करना, तो वो गलतियां नहीं करनी है जो हम जनरली करते आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने मार्क्स गवाया तो मैं नहीं मानता कि आप किसी भी स्तर पे सही कर रहे हो, क्योंकि ये तो आपके सामने की चीज है, यहाँ पे आपको फोकस्ड बस रहना है, ज्यादा मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बिना देखे लगाते रहना, थोड़ा समय जरूर दें ताकि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स गंवाने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। वेयर डिड द मुराद रेस द हॉर्स, चलिए ऐसे से पढ़ते हैं, ऐसे से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आसानी से कई बार चीजें भूल जाते हैं, विलेज का भी जिक्र है वहां पे, कोई बहुत सारी चीजों का जिक्र होता है, तो उन सब चीजों के बीच में भूलना आसान है। हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, ठीक है, क्या ड्राई ग्रास की फील्ड पे उसने मुझे घुमाया, ठीक है, देखते हैं क्या सही है आंसर, बिल्कुल इसका आंसर यही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डिड मुराद टेक टू रिटर्न, अब मुराद को वापस आने में कितना समय लगा, बिल्कुल बहुत आसान सी पैसेज है, तुरंत पढ़ लेंगे, कितना समय लगा ऊपर से ही दिख रहा है, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, कितनी देर में आया भाई सब मुराद हमारा, मुराद आया हमारा पूरे 5 मिनट बाद, ठीक है। तो हमने भैया यहाँ पे अपना क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने सीन पैसेजेस का काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम किस ओर चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं बस इतनी बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि यहाँ गलती मत करना, यहाँ फोकस के साथ काम करना बच्चों, क्योंकि ये मार्क्स बहुत इजी हैं, तो इन्हें तो अपने हाथों से हमें नहीं जाने देना है। चलिए चलते हैं अब कहाँ, अनसीन पैसेजेस की ओर। अब अनसीन पैसेजेस में क्या है, सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू आएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कठिन सरल से परे रह के सोचना, ये चीज में हमें समय लगेगा, समय लगेगा। मैंने बोला ओवरऑल एक्टिविटी आधे घंटे की है, तो वो काम अगर कहीं 10 मिनट का है तो ये कम से कम आपके 20 मिनट से 20 से 25 मिनट आराम से
खा जाएगा। नोट मेकिंग खाता है जनरली समय, क्योंकि वहां बच्चों को लिखना पड़ता है। यहाँ जो चीज समय खाती है, या कहना चाहिए समय नहीं खाती है, वो ये है कि बच्चे कर देते हैं गलतियां। गलतियां नहीं करनी है, और वही आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी अनसीन पैसेज हम शुरू करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप जो करोगे वो ये है कि आप पहले 2 लाइन पढ़ोगे। अभी से बता देता हूं, 2 लाइन पढ़ लेना, 2 या 1 लाइन पढ़ लेना। इससे क्या पता चल जाएगा, 2 लाइन रीड से आपको पता चल जाएगा भाई साहब टॉपिक, हम किस टॉपिक पे ऑपरेट कर रहे हैं, किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पता ही नहीं होगा तो आप ओवर मतलब आप समझ जाओगे, कहने का आशय कि किस बारे में है टॉपिक। क्योंकि पैसेज पूरा पढ़ सकते नहीं हो, पैसेज का बस अगर आप ये भी समझ गए वो किस चीज के बारे में है, तो भी आपको उसके अराउंड आने जाने में, जैसे क्या होता है किसी जगह की कोई गली हमें पूरी नहीं पता, किसी रास्ता कोई एड्रेस नहीं, लेकिन अपन को पता है एरिया कौन सा है, तो उस हिसाब से अपन आदमी से पूछ तो सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ कहाँ मिलेगी। पर आपको एरिया नहीं पता, आप कहीं भी घूम रहे हो, तो आपको कभी भी दुकान नहीं मिलेगी जिसका आपको काम है। ठीक है, तो अपन ने टॉपिक पढ़ा, टैगोर वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग, स्पिरिचुअलिज्म एंड रैशनलिज्म वर रिकंसाइल्ड इन टैगोर। टैगोर के बारे में है ये पूरा हमारा टॉपिक। ठीक है, और उनके स्पिरिचुअलिज्म और प्रोग्रेसिव थिंकिंग की यहाँ पे बात हो रही है, जो मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सीधे देखिए 3 से 4 है, देखिए डरने लायक है, आपको डरा देते हैं इतने बड़े बड़े जब लिखे रहते हैं इतने छोटे छोटे अक्षरों में, और लगता है कि यार इतना बड़ा पैसेज करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से होगा। सिंपली 3 स्टेप प्रोसेस है, सबको बताता हूं मैं। स्कैन क्वेश्चन, सेकंड स्कैन आपका पैसेज, थर्ड हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे, सेकंड स्कैन पैसेज करेंगे, और थर्ड हमारा होगा क्या, आंसर। ठीक है, अब देखिए सिंपली, अब इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक कमाल की चीज जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, वो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, या जिनको हम कहते हैं यूनिक, क्या कहते हैं, यूनिक वर्ड्स कहते हैं हम जिनको। इनका क्या होता है भाई साहब, गुच्छा होता है। क्या होता है, एक गुच्छा होता है। गुच्छा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन जब एक बड़ी चीज ढूंढने जा रहे हैं तो अपन बस बड़ा हिस्सा रहेगा तब ज्यादा अच्छे से वो दिखेगा। एक छोटा वर्ड लेके चले जाएंगे, हेड लेके चले जाएंगे, सी लेके चलेंगे, तो 10 मिल जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे आप क्या लोगे, जिनके दिमाग में चल रहा हूं, मैं लेना चाहता हूँ विजनरी पावर। अब देखते हैं इससे हमें आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं सीधे विजनरी पावर ढूंढने चलते हैं। जो शुरुआत के अक्सर जो हमें आंसर रहते हैं वो शुरुआत की पैसेज में ही मिल जाते हैं। मतलब शुरुआत के जो क्वेश्चन रहते हैं वो शुरुआती पैराग्राफ में मिलते हैं, बीच के में मिलते हैं, लास्ट के लास्ट में। ऐसा मतलब थोड़ा अगर जल्दी में हो तो देखने के लिए आसानी पड़ती है। अब जैसे शुरुआती है तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैं सीधा ढूंढूंगा विजनरी पावर। विजनरी पावर लिखा हुआ है, ही हैड अ विजनरी पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ सीइंग द फ्यूचर इन द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट्स। ठीक है, सिंपली आंसर मिल गया, ज्यादा मेहनत नहीं हुई, आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, समझ में आया। फिर से सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूनिक वर्ड का एक गुच्छा चुनेंगे, क्वेश्चन स्कैन किया, स्कैन क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। उसके बाद स्कैन पैसेज करेंगे, फिर आंसर मिलेगा। ठीक है, simply, Tagore expresses concern about the dangers of religious fanatism and racism in his books. ठीक है, in his book, अच्छा, in his book में Tagore expressed his concerns about the dangers of religious fanatism and racism in his book. ठीक है, मैंने इतना बड़ा लिया है, चलिए आप लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो आपको लग रहा हो उतना बड़ा आप एक वर्ड्स का गुच्छा चुन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली शुरुआत में ही चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि future. In his book Nationalism, published in 1960, about the dangers of religious fanatism and racism, which caused the most destructive war in the history. Nationalism book जो नाम थी उसका नाम था नेशनलिज्म, बुक की बात हुई थी। ठीक है, कुछ मैं आपके लिए भी यहाँ पे छोड़ूंगा, तो आपको रेडी रहना है, कम से कम 3। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, ये आप खुद बताना है, ये आपके लिए मैंने रख छोड़ा है यहाँ पे, आपको वैसे ही करना है।
सिंपली आपको जैसे यहाँ पे वर्ड मिल गया पर, चलिए मैं आपके लिए ढूंढ देता हूँ, परसीव द बेसिक डिफरेंस, ये समझ लीजिए, यहाँ से आपको आंसर मिल जाने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अरे आंसर देखना नहीं है। व्हाट वाज द डिस्ट्रक्टिव एंड द डेंजरस इफेक्ट दैट टैगोर फॉरसो मैन एंड नेचर। डेंजरस, अब देखिए क्या ले सकते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस इफेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। एक और कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप जरूर करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले पैराग्राफ पे जाते हैं, वहां पे उसके बारे में बात हो रही है क्या, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव तो लिखा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे डेंजरस तो नहीं दिखा। अब आ जाते भैया दूसरे पैराग्राफ पे, यहाँ देखते हैं। देखिए फोर्स भी हमने वहां पे पढ़ा था, पर अभी एक सेकंड हटाते हैं। अपन ने जो चुना था वो है क्या, डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं ऑप्शन में था क्या, था, ओके लेट्स सी, इफेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो, अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, इफेक्ट्स ऑफ वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये क्यों लिखा हुआ है पता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव लिखा था, तो उन्हें पता है कि आप क्या टेक्निक्स अपना रहे हो, क्या आप कर सकते हो, तो वो भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैंने बोला था, प्रूव हो गई यहाँ पे बात, प्रूवन हो गई ये बात कि अगर आप सिर्फ एक हिस्सा लेके चलेंगे और मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, या फिर आपने सिर्फ ऐसा सोच लिया कि यार डेंजरस ढूंढ लेता हूँ, डिस्ट्रक्टिव ढूंढ लेता हूँ, और एक बड़ा आप एक गुच्छा कह सकते हैं या फिर सेट ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, उनको नहीं रखेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वायलेंट एंथुजियाज्म इन रिलीजन। अच्छा, यही है वो एक से दो क्वेश्चन, सिनोनिम्स आते हैं आपके, एंटोनिम्स आते हैं, विलोम पर्यायवाची मैं आपको बता चुका हूं। जो दो आते हैं मैक्सिमम मैंने देखा है, दो से तीन मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन आ सकते होंगे। वहां पे जहां पे आप कंफ्यूज होने के चांस 100% है। अगर आपको पक्का आंसर नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप वो जगह छोड़ दोगे, बाद में आके जरूर करोगे। पैसेज बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो आपको पता थे, प्रोज वाले सेक्शन थे, स्नैपशॉट का, हॉर्नबिल का सेक्शन, वहां प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़ने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे, वक्त बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है। तो अगर बन रहा है तो बहुत बहुत बधाई, कई तो एलिमिनेशन से हो जाएंगे, स्पिरिलिज्म तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक सेकंड लिए ऐसे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटिमेंट्स यानी क्या होते हैं, आपके जो भावनाएं होती है उनके बारे में बात होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्रूसेड ऑफ फेनेटिसिज्म। अब जनरली आप एक चीज और पाओगे कि पैसेज में वो वर्ड शायद इनमें से ब्लेस्पिरिज्म था, लेकिन शायद क्रूसेड वर्ड आपको ना मिले। मैंने अभी पैसेज नहीं देखा है, मुझे पता है क्योंकि इसका आंसर ये है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं। बट आप एक चीज जरूर पाओगे कि पैसेज में आपको या तो ये वर्ड ही नहीं मिलेंगे जो आपके एलिमिनेशन के बाद बचे हुए हैं, या फिर जो वर्ड आपको मिलेंगे तो फेनेटिसिज्म ऐसी जगह पे यूज ही हुआ होगा जैसे जनरली यहाँ पे यूज हुआ है। देखेंगे आप यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में ही यूज हुआ है। हाँ, क्या था, रिलीजियस फेनेटिसिज्म, रिलीजियस के साथ ही यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो वहां से भी आपको समझने में आसानी होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, कान चाहे किसी भी तरफ से पकड़ के मोड़ लो, आपको आंसर मिलना चाहिए। जैसे आपने ये दो एलिमेंट कर दिए, इसके बाद दो बचे, और जनरली ऐसा भी होता है कई बार, तो आपको क्रूसेड मिले ही ना पैसेज में, चलो मिल भी गया एक सेकंड के लिए, तो आपको उसका यूसेज, जैसे वहां पे हमने मस्टिव वाला जो हमारा क्वेश्चन था, वहां पे हमने सॉल्व के लिए निकाला था, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड प्लीज हो सके तो बाद में ही करिएगा, ताकि ज्यादा समय जाया ना हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डिवाइड्स द इंडियन सोसाइटी, ये आप स्वयं करेंगे। इंडियन सोसाइटी डिवाइड इतना कमी है इसमें करने के लिए, तो आपको खुद स्वयं से करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स्थ भी करेंगे आप। और टैगोर्स प्रोफेसीज हैव टू अ ग्रेट एक्सटेंट कम, ये भी आप स्वयं से करेंगे। ट्रू फॉल्स वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे टैगोर्स क्रूसेड वाज अगेंस्ट, अब क्रूसेड यहाँ पे चलिए आपका वर्ड आ गया। अब यहाँ से ये भी समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर रहे होते वो छोड़ दिया होता, तो आपको ये समझ में आ जाता कि ये क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ठीक है। टैगोर का जो क्रूसेड था, जो मतलब उनका जो पूरा लक्ष्य था, जो युद्ध था, वो किस चीज के सामने था, ठीक है। ये यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपन क्या, सीधा अपन वर्ड ढूंढते ही ये वाला अपन सॉल्व करके ही जाएंगे, ठीक है। टैगोर क्रूसेड वाला अपन यहाँ पे सॉल्व करके ही जाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन, पहले यहाँ पे
टैगोर्स प्रोफेसीज वाला हैव टू देखिए ये तो आपको आंसर यहाँ पे भी मिल गया। अच्छा, कई आंसर्स ऐसे भी होंगे, कई बार एक नजर पूरे क्वेश्चन आंसर्स पे मार लिया करो, नीचे वाले पे भी, जो मैं जनरली करता था, जैसे पांचवा कर रहा हूँ तो छठा भी देख लिया। और कई बार क्या होता था, उसके जस्ट नीचे आंसर मिल जाता था, तो एक साथ दो दो भी सॉल्व हो जाते थे। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट वाज क्लियरली मटेरियलिज्म कैरेक्टराइजेज। ठीक है, यहाँ पे क्रूसेड आपको कहीं भी दिख रहा है, प्लीज मुझे बताइएगा। जो जनरल ढूंढ ले, जल्दी ढूंढे, वही खेल है। मतलब The quality of Tagore as a thinker was revealed in the Crusade। देखा यहाँ पे लिखा है क्रूसेड मिल गया हमें, अगेंस्ट मैनी सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑफ द इंडियंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ इसका आंसर होना चाहिए भैया हमारा क्या, सुपरस्टिशंस होना चाहिए। सुपरस्टिशंस यानी मतलब क्या होता है भैया, चलिए जल्दी बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा, बहुत इजी है, मुझे पता है आप सभी लोग सही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अपना सुपरस्टिशियस बिलीफ का आंसर हो गया। द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड स्पिरिचुअल। तो अब ये सब चीजें मैं बता रहा था कि बन रहा है, वरना आगे बढ़ के बाद में आके हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, द वर्ब फॉर्म ऑफ मटेरियलिज्म। अब देखिए वर्ब फॉर्म पूछ लेते हैं, नाउन पूछ लेते हैं, नाउन पूछ लेते हैं, नाउन फॉर्म पूछ लेते हैं, वर्ब फॉर्म पूछ लेते हैं, क्या एडजेक्टिव भी हो जाता है, कई बार कुछ भी आ सकता है, जहां पे थोड़ी भी प्रॉब्लम जाए आगे बढ़ जाना है, बाद में आके सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्या होगा, बाद में आके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब भैया हम करने वाले हैं क्या, अब हम एक और पैसेज करने वाले हैं। इसमें भी अच्छा, ये जो दो दो तीन तीन छोड़ रहा हूं मैं आपको और बीच में सॉल्व करवा रहा हूं, इस तरीके से है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा पूरा करवा दिया, क्योंकि ये चीज याद करने की नहीं है, पैसेज में आप याद नहीं कर सकते। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, फर्स्ट थिंग क्या होगी, हम क्या करेंगे, पहले सर हम जाके पढ़ेंगे पहली दो लाइन। ठीक है, In November 1918, Dr. Ambedkar joined Sydenham College as a professor of political economics and worked for the 2 years। ठीक है, ये भाई साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है, सीधी बात। ठीक है, उनके जीवन काल की कोई ऐसे यहाँ पे सारी स्कूलिंग लिखी हुई है, तो शायद उसी की बात होगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को स्कैन करेंगे, उससे क्या निकालेंगे, उससे एक यूनिक वर्ड्स का गुच्छा, सेट ऑफ वर्ड्स निकालेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, उसको सर हम सर्च करेंगे, और फिर हम उसका आंसर मतलब क्या करेंगे, पैसेज में उसको स्कैन करेंगे, स्कैन क्वेश्चन, फिर अपने सेट ऑफ वर्ड्स निकला, स्कैन पैसेज, देन आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, वेयर डिड अंबेडकर टीच, अंबेडकर जी ने कहाँ पढ़ाया। ठीक है, तो सिंपली चलते हैं पहले। नवंबर जॉइंट सिंडियम कॉलेज एज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखते हैं वहां पे ये लिखा हुआ है क्या, शुरुआत में क्या आपको आंसर मिल गया है, देखते हैं। सिंडियम कॉलेज ही होना चाहिए क्योंकि वहां पे एज ए प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए पहला आंसर, शुरुआत के आंसर शुरुआत में ही मिल जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वॉज अ टीचर ऑफ, क्या पढ़ाते थे डॉक्टर अंबेडकर, कई लोगों को तो पहले से भी पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी क्या पढ़ाते थे, उसके अलावा पर ये वाली बातचीत भी है कि भैया बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारी डिग्रियाँ उनको प्राप्त थी। तो आप मन से लिखने जाओगे, अब जैसे उनने पता है, हम सभी को पता है उनने संविधान बनाया है, ठीक है? तो डायरेक्ट लॉ लिख दोगे, हाँ, लिख तो सकते हो, लेकिन फिर भी जब इतना मतलब इतना पढ़ा-लिखा इंसान, इतनी सारी डिग्रियों उनके पास थी, उन सब के बारे में हम लिख रहे हैं, तो पढ़ के ही लिखना, वरना गलत कर सकते हो। क्योंकि जब भी हमारे देश के महान सपूतों की बात होगी, तो आपको पता नहीं है कि ये कितने ज़्यादा मतलब उच्च स्तर के लोग रहे हैं, और वैसा हमें भी बनना है। तो ये देखिए, उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, तो गलती नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर डिड अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे अपन को जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली क्या लिखा है, वाज अ एज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, लॉ तो नहीं लिखा। अब कई लोगों को लगेगा सर लॉ होगा, पर नहीं, वहां पे वो क्या पढ़ाते थे, वहां पे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते थे। उसके अलावा हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लॉर्ड ग्रे, महाराजा ऑफ कोल्हापुर, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो अब भाई साहब ये सारे ही लोग उनके जीवन काल में रहे हैं, तो पता नहीं क्या आंसर होगा, तो एक बार देख लेते हैं। With his little savings, some help from the Maharaja of Kolhapur, and with a loan of 5,000 rupees from his friend Nabal Bhatena, he left for England in 1920। ठीक है, तो इसमें हम किसको पढ़ रहे हैं भैया, महाराजा ऑफ कोल्हापुर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, मुझे लग रहा है इस तरीके का अगर पैसेज आ गया तो आपका काम हो जाएगा बेहद इजी, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है,
जब विच ऑफ द अम्बेडकर फ्रेंड हेल्प हिम टू गो टू लंदन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे सिंपली। अच्छा एक बार बताओ, ये तो सिंपली फैक्चुअल है, ये आप खुद करना चाहोगे, मैं खुद चाहूंगा कि आप ये करो, इसमें कुछ नहीं है। इस तरीके की पैसेज आ गए तो 10 में से 10 कहीं नहीं गए भाई साहब, क्योंकि फैक्चुअल है पूरा, इसमें कुछ भी वर्ड्स ढूंढने जैसा नहीं है। सिंपली विच ऑफ द अम्बेडकर फ्रेंड हेल्प हिम टू गो टू लंदन, सिंपली पैसेज पे जाओगे, आसानी से इसका जवाब मिलेगा। 3 पैसेज हैं, जबकि शुरुआती 3 आंसर्स आपको शुरुआत के में मिल गए, ठीक है। अ लोन ऑफ 5000 रुपीज फ्रॉम and with a loan of 5000 rupees from his friend Nabal Bhatena, he left for England in 1920 to complete his education. नबल भतेना ने भी उनकी मदद की थी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हेल्प हिम टू गो टू लंदन, तो आपको मुझे बताया नबल भतेना, कार्ल मार्क्स, लेनिन क्यों अब होंगे उस जगह पे मदद करने के लिए, और आपका जवाब, ठीक है। तो हमने 4 कर लिए दोस्तों, और बाकी के आपको स्वयं से करने हैं। ये पीडीएफ आपके पास रहेगा। अब अच्छा एक और चीज, आप आंसर देख भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर ढूंढना फिर भी ही पड़ेगा। तो आंसर ढूंढ के लिखोगे तो ज्यादा खुश रहोगे, तो उसी तरीके से करना, ठीक है। अब देखो, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल, इनके बारे में बताना। देखिए कितना आसान है, कुछ भी कठिन नहीं पूछा गया। दो वो वाले अच्छा, इसमें तो वो वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया आपसे कि किसी का वर्ड मीनिंग, किसी का सिनोनिम, ऐसा भी होता है। मैक्स 2 आते हैं मेरे ख्याल से, 2 पर पिछले में हमने 3 भी देखे, जिसमें कई बार वो नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म पूछ लेते हैं, वो अलग चीज है। बावजूद इसके अगर इस तरीके का आ जाता है तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं भैया फाइनल, इसका क्या है जो हिस्सा हम समझ आ रहे थे जब से आपको। पूरा खेल है स्कैनिंग का, समझा दिया। 3 रूल है भैया, सीधा 1 2 3 स्कैन क्वेश्चन। क्या स्कैन क्या करना है हमको, क्वेश्चन करना है। यूनिक वर्ड्स का एक सेट, या समझ लो गुच्छा, जो हमेशा बोलता हूं मैं, ठीक है। स्कैन पैसेज, और आपका फिर आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं है इसके आगे, 100 बार समझा चाहिए। पैसेज पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स, अच्छा यूनिक वर्ड्स, कीवर्ड्स, अभी तक इस वर्ड का प्रयोग आपने शायद सुना ना हो, बहुत हमारा सबसे फेवरेट वर्ड है मेरे मतलब 12th में मैं इससे बड़ा वर्ड्स में कोई प्रयोग नहीं करता। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि ये है आपके भविष्य की चाबी। कीवर्ड्स बोलते हैं, यूनिक वर्ड्स में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ड आपको यूनिक चुनने पड़ते हैं वहां पे, इसलिए आपको यूनिक पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इसके बाद भी आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो पैसेज है, अगर इस तरीके, ये जो तरीका है, ये आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिया, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन, हैबिट्स, मीनिंग, टाइप, वर्ड, सिमिलर, नाउन फॉर्म, इन सब भी होते हैं। मैच ऑप्शंस विद पैसेज, ठीक है। सेम वर्ड सिमिलर मीनिंग ऑप्शन सही ही होता है, पैसेज के एग्जैक्ट वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जो ऑप्शन पैसेज में नहीं लिखा है उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। जो ऑप्शन पैसेज में जनरली, जो आपको ऑप्शन पैसेज में जो वर्ड्स नहीं मिले, जैसे क्रूसेड था तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको जो काम का नहीं लग रहा उसे रिजेक्ट कर दो। एक्सट्रीम वर्ड ऑलवेज ऑल यूजुअली रॉन्ग होते हैं। एक केस में रॉन्ग नहीं हुआ था, जब हमने अमर और मुराद वाला, सॉरी व्हाइट हॉर्स वाला जो हमने चैप्टर किया था, उसमें वो गलत, अरम और मुराद वाला, उसमें गलती नहीं हुई थी। बट जनरली गलत होता है। पर आपको मैं बता दूं, ये सब भूल जाओ, आपके लिए बस ये है जरूरी। क्या जरूरी है आपके लिए, बस ये है जरूरी, ठीक है। इससे आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते भैया कहाँ, अनसीन पैसेज पे आ गए हैं। अनसीन पैसेज में क्या होने वाली है, पहली पैसेज पे चलते हैं। पहली पैसेज अपन पूरी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। पूरी सॉल्व करें क्या, सिंपली आपको मैं एक 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं, जिससे आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, पहली 2 लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन रीड रखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। Violence has played a great part in the world's history. It is today playing an equal important part, and probably it will continue to do so for a considerable time. ठीक है, वायलेंस की बात हो रही है। टाइटल बनाने में बच्चों कभी गलती मत करना। टाइटल में भी मैंने देखा है, हम लोग ने यहाँ पे एक चीज की थी जिसमें हम लोग बच्चों के क्वेश्चन सॉरी आंसर शीट्स वगैरह चेक कर रहे थे। बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मैंने देखा टाइटल तक में आप गलती कर रहे हैं फिलहाल। टाइटल क्योंकि समझते हैं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। जब भी आप टाइटल लिखो तो बहुत जरूरी है कि पहले आप ये जान लो कि टाइटल के आपके मतलब क्या है। अब कई बच्चों ने, मैंने देखा है जब इसका हमने करवाया था, ये पुराने 12th का भी क्वेश्चन रहा है,
कि इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस लिखा था। तो किसी चीज की आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या जरूरत है वैसे बता रहे हो, नहीं ऐसा आपने जो आपसे वायलेंस भी लिखते तो भी बेहतर लगता। तो टाइटल का कुछ अर्थ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट होता है ना, विमेन एम्पावरमेंट होता है, विमेन ऑपरेसर नहीं होता। वो आप लिखोगे तो उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन ऑपरेशन, ऑपरेशन है नहीं दबाना, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती ना। तो है ना, हार्मफुल साइड ऑफ विमेन ऑपरेशन ये लिखोगे कि हार्मफुल क्यों है वो, तो वो सही है। तो जो आप टाइटल बना रहे हो ना, शुड बी मीनिंगफुल होना, ठीक है। एक मार्क्स खाली टाइटल का होता है, इसलिए इस पे इतना समय दे रहा हूं मैं। मीनिंगफुल होना चाहिए, अगर उसका मीनिंग नहीं है, अर्थहीन है, तो मतलब उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो उसका कुछ अर्थ होना ही होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको टाइटल, क्योंकि इसका पूरा एक मार्क्स रहता है, तो इसको हमें गंवाना नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले हिस्से में। अब सिंपली मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, यहां से समझेंगे, वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका क्या, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस पे बात हो रही है। कितने मार्क्स चाहिए, 3 मार्क्स चाहिए ना। 3 मार्क्स चाहिए तो क्या करना है, 3 मार्क्स चाहिए तो भैया सुनो, टाइटल लिख दिया, क्या लिख दिया, टाइटल हो गया, ठीक है। 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया, बचे कितने मार्क्स बचे हमारे भैया, 3 मार्क्स बचे सर। अब 3 हेडिंग बनाओ, कितनी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और हेडिंग 4 भी हो सकती है। अब ये हेडिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे कितने पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, ठीक है। जनरली 3 भी आ जाते हैं, तो उस हिसाब से रखते हैं, 3 से 4 तो रखो ही रखो। ये 3-4 हिस्से हैं, ये सब हिस्से, इनके अराउंड आपको लिखना है, मदद मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करोगे, नेक्स्ट चीज है, अभी हेडिंग हो गई, तो अब हेडिंग से क्या होगा, लिखने वाले को पॉइंटर्स में आंसर मिल रहा है, पॉइंटर्स में चाहिए नोट्स बनाने हैं। पॉइंट 1 2 1 2 1 2 1 2 करके 8 लाइन हो गई, कहीं 3 हो जाए तो 3 भी लिख दो, कहीं 4 हो जाए 4 लिख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट में लिखो। तो उससे क्या होगा भाई साहब, ये इतना सुंदर बनेगा कि पूरे पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहां देखो क्या हुआ है। अब एक और चीज, वहां पे क्या लिखा था भूल जाओ, जैसे कि violence has played a great part in world's history, it is today's playing an equal important part and probably it will continue to do so for a considerable time, ठीक है। सिंपली अभी क्या है, इंट्रोडक्शन है, एक काम तो अपना इंट्रोडक्शन से ही हो जाएगा, तो आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो, लिख सकते हो व्हाट इज वायलेंस, है ना, रोल ऑफ वायलेंस। अब देखिए प्लेड 2 बार लिखा है, तो मैं इसके लिए क्यों यूज कर सकता हूं ना, रोल ऑफ वायलेंस, तो ठीक है। वायलेंस has played a great part in world's history, एक पॉइंट हो गया, played a great part in world's history ये भी लिख सकते हो, ठीक है। Today playing equal important part and probably it will continue to do so for a considerable time, है ना। तो violence has played an important role in world history and present, मतलब इस लिखा, ठीक है। It cannot be ignored as part of life, ठीक है। सिंपली यहीं से लिया है, कुछ अलग से लिखा है क्या, नहीं। It is impossible to ignore the importance of violence, ठीक है। It is impossible to ignore its parts in the past and present, कुछ भी बना सकते हो, एग्जैक्ट अगर ये लाइंस भी लिख दी तो भी मार्क्स मिलना तय है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बहुत रिपीटेड वर्ड है या जो सेम चीज बता रहे हैं उन्हें हटा दे। अब जैसे ये क्या है, ये हिस्सा सेम चीज बता रहा है, वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन वर्ल्ड्स हिस्ट्री, इट इज टुडे प्लेइंग एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट एंड प्रोबब्ली इट विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इतनी लंबी चीज लिखी है, तो इसको इतना लंबा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपली आपने क्या लिखा, वायलेंस प्लेइंग अ ग्रेट पार्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड प्रेजेंट जैसा लिखा था, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर द वायलेंस, बस देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर द वायलेंस, ये भी हटा दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ हटा दिया, इन पास्ट एंड प्रेजेंट सब हटा दिया। अब आप सोच रहे होगे, आपको ये कॉपी नहीं करना है, आपको ये कॉपी नहीं करना है, जनरली ये कॉपी करोगे तो हार जाओगे, क्योंकि कुछ भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ वायलेंस, नेचर ऑफ वायलेंस में बदला, और फिर वायलेंस एंड नॉन वायलेंस 3 पार्ट में लिखा गया। वायलेंस शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, नॉन वायलेंस शुड नॉट मीन सबमिशन टू इनजस्टिस। अब देखिए इतने बड़े पहरा से हमने केवल कितनी गिनती की, 7 लाइनें ली। अब जैसे यहाँ पे there can be violence without these motives, there can be, but it is extremely difficult to separate violence from these motives,
है ना। देयरफॉर अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट का बहुत प्रयोग हो रहा है, ये प्रोनाउन से क्या है, ये है प्रोनाउन से, किस चीज के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। Indeed, violence is bad not intrinsically, but because of these motives that go with it. These motives, सब सिंपल कोई भी मोटिव, तो आपको जनरली प्रोनाउन से बचना है। प्रोनाउन से बचना है मतलब प्रोनाउन ऐसे कि सिंपली आपको वर्ड टू वर्ड, कट टू कट लिखना है जो समझ में आए। बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट वायलेंस फ्रॉम दीज मोटिव, देयरफॉर इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड वायलेंस एज फार एज पॉसिबल। In avoiding it, however, someone cannot accept a negative attitude of submitting to bad and far greater. Submission to violence or the acceptance of unjust regime based on violence against submission to violence, है ना, submission to violence is against the spirit of non violence. अब इतना वर्ड बस मैंने यहां से निकाला है, एक सिंपल बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए कितने वर्ड का था टोटल, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट क्या था 15 16 17 20 वर्ड्स का था। अपन ने सिंपली उसका क्या निकाल दिया, जिस्ट निकाल दिया। जैसे आप निकालते हो अब नींबू में आधे से ज्यादा छिलका होता है, रस तो इतना सही निकलना होता है, तो उसी को जिस्ट भी बोलते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको मिनिमम शब्दों में बेहतर लिखना है। अगर आपने वैसे में नोट्स लिख दिए, बेहतर तरीके से लिख दिए, आपके कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा, कुछ भी आपको बुक के पार नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और लिखा है, मैंस जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड ओल्ड एज इज चार्मिंग। अब ये किस बारे में लिखा है, ये ख्याल से मेरे ख्याल से लिखा है आपके किस बारे में, आपका जो रहता है यंग एज, जो चाइल्डहुड रहता है, यंग एज रहता है, फिर आपका जो किशोरावस्था पहुंचती है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, सिंपली एक आपने बनाया टाइटल मैंस जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर नोट्स बना दिए मैंस जर्नी ऑफ लाइफ चार्मिंग एंड कलरफुल, ठीक है। चार्मिंग, अब ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ। अब जैसे ये सिंपली फर्स्ट पॉइंट इनने ऐसे लिखा है, ठीक है। मैन जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज वेरी चार्मिंग एंड कलरफुल, यूथ इज द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड ऑफ मेंस लाइफ, ठीक है। अब यहां से लिखा है मैन जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज इज वेरी चार्मिंग कलरफुल। अगर इतनी भी लिख दोगे, पूरी भी लिख दोगे, कहीं आपको लग रहा है एग्जैक्ट वर्ड है, अच्छा वर्ड है, यूज कर सकते हो। नोट्स बेटा खाली छोड़ के मत आना, भले एक एक लाइन लिख देना, कुछ लाइन बस छोटी छोटी कर देना। मैं बोल रहा हूँ 10 वर्ड का लिखा है, तो जैसे यहाँ लिखा है, आप देखिए यूथ द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड, इसमें तो क्या लिखा है, यूथ द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड व्हेन इट इज टाइम टू ग्रो एंड ड्रीम, इट इज टाइम। अब देखो व्हेन इट इज हट गया, व्हेन हट गया, इट इज टाइम टू ग्रो एंड ड्रीम आ गया, ठीक है। यंग मैन इज फुल ऑफ होप, अब देखिए ये बार बार यंग मैन का प्रयोग हो रहा है, तो उसको हटा के क्या लिख दिया, फुल ऑफ होप एनर्जी एंड जील। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज करी गई है कि नहीं करी गई है, इसने पॉइंटर्स 1 2 3 3 पॉइंटर्स में बांटा। अब ये इसलिए बस नहीं है, इससे फायदा ये होता है कि भैया आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे तो इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट भी है, यंग ब्रिंग्स ऑनर एंड ओल्ड एज कमांड्स रिस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ओल्ड एज के बारे में जो चीजें लिखी थी, यूथ के बारे में, अब देखिए कुछ भी हमने अलग नहीं लिखा है, कुछ भी हमने अलग नहीं लिखा है, जो भी आपके पैराग्राफ में था। यंग मैन, देखिए फिर से यंग मैन आए, ये हटाया, वंस द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये हटाया, ठीक है। अब देखिए ही कमिट्स मिस्टेक, एक प्रोनाउन है, इसको हटा के बस उसके आगे कमिट्स मिस्टेक एंड लर्न्स ओनली आफ्टर बर्निंग द फिंगर्स, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिजल्ट डिफिकल्टीज एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, लव टू लीड एन एडवेंचरस लाइफ। तो देखा आपने यहाँ पे उसके हार्डशिप डिफिकल्टीज इन सब के बारे में दिया गया है, फ्रीडम के बारे में दिया गया है। आप अगर एग्जैक्टली वही चीजें भी लिखोगे जो आपके उसमें दी गई है, बस कोशिश करो प्रोनाउंस वगैरह से बच के चलो, तो फायदा उससे ये होगा कि आपको बेहतर लिखने में मदद मिलेगी, टाइम कम जाएगा और चेक करने वाले को भी आसानी होगी, क्योंकि नोट्स चाहिए उसे, पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत। प्रोनाउंस वगैरह से आप समझ जाओगे कि इसी की बात हो रही है, चलिए ठीक है, इसको बना देते हैं मेन टॉपिक, यंग एज को मेन टॉपिक, ओल्ड एज को मेन टॉपिक, और इनकी जहां जहां इनके साथ जो 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 एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं इनकी लाइफ को लेके क्या क्या, वो सबको वैसा प्रयोग कर लिए। बाकी आपको टॉपिक्स अलग अलग मिलेंगे, इसलिए आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपली क्या समझाया मैंने आपको, सिलेक्शन स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, नोट्स लिखने, यूज हेडिंग, सब पॉइंट्स का प्रयोग करो, शॉर्ट फ्रेजेस, नॉट नॉट फुल सेंटेंसेस, ठीक है। यूज नंबर्स, देखो ये सिंपली 1 2 3 बताया, अच्छा शॉर्ट फ्रेजेस नॉट फुल सेंटेंसेस, बस यही मेन याद रखना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिया गया, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था ना, कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैं अगर अभी बोलो और मैं हर बार अलग ही नोट्स बनाऊंगा, मुझे हर बार नई चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। अब जैसे क्या एट बोथ एंड्स, मुझे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लगा, कमिट्स मिस्टेक एंड लर्न्स ओनली आफ्टर बर्निंग द फिंगर्स, कमिट्स मिस्टेक एंड लर्न्स ओनली आफ्टर बर्निंग द फिंगर्स, मतलब अपनी उंगलियां जलाने के बाद ही सीखते हैं। ये लिखता मैं इस बार अगर लिखता तो बहुत टाइम मिले तो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको तुरंत लिखना है, यंग मैन अब जैसे है कि मिस यूज देयर फ्रीडम, मिस यूजेस देयर फ्रीडम, एक पॉइंट ये भी बन गया, 3 वर्ड से मेरा फ्रेज बन गया।
अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या, डिफिकल्टीज हार्डशिप एंड समटाइम्स यंग मिस यूजेस देयर फ्रीडम, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ आपके मैच करेंगे, कुछ आपके मैच नहीं करेंगे। आप सिर्फ पैराग्राफ देख के उसको बनाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मन से लिखने से बचें। शॉर्ट और सेंट्रल आइडिया पे आपका टाइटल होना चाहिए, और बस वही मायने रखता है। ठीक है, तो आज हमने सीन अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से भैया यहाँ पे समझ लिया है। इनमें गलतियों की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, इनफैक्ट सीन में तो कतई नहीं रहनी चाहिए मित्रों। और बाकी सब प्रैक्टिस का खेल है। ये पूरा जो आपका ये वाला सेक्शन है, और इनफैक्ट ग्रामर वाला जैसे कि होता है, पूरा गेम इनमें प्रैक्टिस का। इनमें आप याद करने जैसा कुछ कर नहीं सकते। राइटिंग स्किल में उसमें टेक्निक्स अपना लेते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है कि क्या-क्या जो मतलब आपके क्या कहते हैं कॉमन लाइन्स बोलता हूँ मैं, जिनको टेम्पलेट्स बोलता हूँ, वो सब काम वहाँ पे हो जाता है। ग्रामर में बहुत प्रैक्टिस लगती है, और ये भाई साहब पूरा खेल है, बहुत मशीनरी जैसा काम है, एग्जीक्यूशन का खेल है। बढ़िया कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।